सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के यूनिट थर्ड बीए पार्ट थर्ड की पेपर सेकंड है ये, भारत का भूगोल। और इस यूनिट से देखो, इस यूनिट के दो सेगमेंट हैं, एक तो है एग्रीकल्चर और एक है खनिज अवलिक ऊर्जा के साधन। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर की। देखिए, यदि आपको यदि पूरी यूनिट आप कर लेते हो तो इसमें से आप पूरे 22 नंबर का पेपर कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि इसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है तो आप मैं ये दो वीडियो बनाऊंगा, एक एग्रीकल्चर का और एक खनिज का। दोनों में से कोई एक देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। और यदि दोनों देख लोगे तो ये 22 नंबर का पेपर आप सॉल्व कर पाओगे इस यूनिट से। एग्रीकल्चर से मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ये मैं पहले आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ कि एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से क्या पढ़ाऊंगा। देखिए, एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक तो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। एक क्वेश्चन बनता है हरित क्रांति के साथ आप लोगों के कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर रीजन। और एक क्वेश्चन बनता है किसी फसल का। अब फसल में देखिए, मेरे हिसाब से आप लोग चावल, गेहूं, चाय, कपास और गन्ना, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, तब इनमें से कोई एक फसल आपको मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये तीनों चीज़ें, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनको साझा करने वाला हूँ। और 15 के आसपास मिनट का ये वीडियो रहेगा। और इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए यूजफुल ज़रूर रहेगा ये। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन, और फटाफट मैं बहुत रैपिड फायर में ही चलूँगा। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति है क्या। देखिए, 1968 में एक विलियम गैड करके अर्थशास्त्री हुए थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। विलियम गैड करके थे, ये कई बार एक नंबर में पूछा जा सकता है। विलियम गैड करके अर्थशास्त्री हुए। और वैसे जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है N.E. बोरलॉग को। बोरलॉग। और भारत में इसका जनक किसको माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में अभी मुझे एक्चुअली मैं इसकी इसकी मतलब स्किप कर रहा हूँ मैं इसको, नाम को। पता नहीं कैसे ये स्किप हो गया, मैं बता दूंगा आपको। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में माने जाते हैं हरित क्रांति के जनक। और विलियम गैड ने ये शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, यानी इसकी विशेषताएं क्या थी हरित क्रांति की। तो वो थोड़ा सा आप लोग नोट करें कि हरित क्रांति के टूल्स क्या थे या इसकी विशेषताएं क्या थी, या ग्रीन रेवोल्यूशन के टूल्स क्या थे। देखिए, इसमें एक तो क्या था, HYV, मतलब HYV हाई यील्ड वेराइटी, यानी उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग पहला था ये। और अधिक उपज, इनको अधिक उपज देने वाली किस्में भी कहा गया। इसके अलावा इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया का प्रयोग। और इसके अलावा यदि आप लोग बात करोगे तो सघन कृषि कार्यक्रम, सघन कृषि कार्यक्रम। और इसके अलावा लघु सिंचाई परियोजनाएं। ये पॉइंट आपको लिखने हैं, जरूर लिखने हैं, क्योंकि तभी आपको पॉइंट मार्क्स मिलेंगे इसमें, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, इसको भी बढ़ावा देने की बात की गई। एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च की एवं अनुसंधान। इसके अलावा नर्सरी के में जो है प्लांटेशन यानी पौधरोपण की बात की गई, प्लांटेशन की बात की गई। इसके अलावा जो है भूमि के संरक्षण की बात की गई, भूमि संरक्षण। यानी ये विधियाँ थी हरित क्रांति की, आप ये ध्यान रखना। और कृषि में यंत्रीकरण मैकेनिज्म जो है पहली बार डेवलप किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इसमें की गई थी। अच्छा, हुआ क्या इसके बाद, इसके कुछ नुकसान हुए। यानी पहले मैं मूल्यांकन में बता दूं इसका मूल्यांकन या इसके फ़ायदे। मूल्यांकन में पहले फ़ायदे ले लेते हैं। फ़ायदे क्या रहे, देखिए, खाद्यान्नों में वृद्धि हुई हरित क्रांति से के माध्यम से। खाद्यान्नों में वृद्धि,
ध्यान रहे, गेहूं, मक्का और चावल पे फोकस किया गया था और पंजाब और हरियाणा को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला था। खाद्यान्नों में वृद्धि हुई, अनाजों में आत्मनिर्भर हो गए, अनाजों में आत्मनिर्भर हम वो लोग हो गए। इसके अलावा क्या हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण जो है यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई। इसके अलावा क्या हुआ, तो देखिए इसके अलावा जो है मार्केट ओरिएंटेड फसल हम लोगों ने बोना शुरू किया, तो बाजारोन्मुखी कृषि, बाजारोन्मुखी कृषि। और इसके अलावा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आई। तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ें इससे हुई। अच्छा, हानि क्या हुई, देखिए एक तो क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई, क्षेत्रीय विषमता यानी रीजनल डिस्पैरिटीज, क्योंकि ये कई एरियाओं में जो है इसका प्रसार नहीं हुआ। पारिस्थितिकी की समस्या हुई, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग हुआ तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हुई, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। पर्यावरण प्रदूषण हुआ, देखो पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जब पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो इससे नुकसान होगा। भूमि की जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है उसमें ह्रास हुआ, तो ये कुछ हानियाँ हुई। तो ये एक क्वेश्चन तो आपका बनता है यहाँ से, और मेरे हिसाब में आपको ये याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। अच्छा, जब हम लोग फसलों की बात करते हैं तो कौन कौन सी फसलें हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं कृषिगत क्षेत्रों से पूर्व आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, चावल को ज़रूर आप लोग पढ़ लें। अब जिस भी फसल को पढ़ रहे हो उसमें पढ़ना क्या है, देखिए एक तो आपको ये पढ़ना है कि वो उसके लिए कौन कौन सी दशाएं हैं, उपज की दशाएं क्या है। मतलब मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि चावल में क्या पढ़ना है। एक तो उपज की दशाएं, कंडीशंस कौन कौन सी है जिसमें ये होता है, और ये हर फसल के लिए है ये पॉइंट। मतलब एक तो तापमान आपको याद रखना है, तापमान जैसे चावल के लिए लगभग जो है 21 डिग्री से लेकर के और 27 डिग्री की एक रेंज है। और इसी प्रकार से वर्षा, तो चावल में वर्षा की बहुत ज़रूरत होती है, लगभग 60 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। अच्छा, इसके अलावा और किस चीज़ की ज़रूरत है, देखो मिट्टी, तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें आपको हर उसमें, मतलब जो भी फसल आप पढ़ोगे उसमें ये पॉइंट आपके आएंगे ही आएंगे। धरातल, अब धरातल यानी मिट्टी समतल होनी चाहिए, जैसे चाय के लिए उसमें उबड़ खाबड़ भी चल जाएगी, सीढ़ी नुमा खेत बन जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं चलेगी धरातल से। अच्छा, श्रमिकों की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें एक चीज़ है, आपको बोने की विधियाँ भले ही आपको याद नहीं हो, लेकिन इसके उपज के क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। उपज के क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ चावल ज़्यादा होता है, जैसे बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है, अब देखोगे आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आप देखोगे बिहार में, तमिलनाडु में। तो ये अब आप इसमें जो है 4-5 स्टेट्स को नाम याद करके वो लिखोगे, और प्रमुख किस्म भी याद करोगे कि कौन कौन सी प्रमुख किस्म जो है चावल की है। तो इस तरीके से आपको चावल को पढ़ना है। और इसके बाद आपको चावल का यदि वितरण आप भारत के मैप में कहीं भी दिखा सकते हो, चूँकि मेरी मैपिंग उतनी अच्छी नहीं है और फिलहाल तो जल्दबाजी में तो मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन फिर भी यदि आप लोग कैसा भी छोटा मोटा नक्शा बना सकते हो भारत का तो वो बना दे। ये तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फिर ख़राब बन गया। तो उसमें आप दिखा दें कि भाई इन राज्यों में जो है ये होता है। तो मैपिंग यदि आपकी अच्छी है, मैं आगे चल के कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ ये नक्शा बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ। आज नहीं तो कल ये संभव हो पाएगा। वीट यानी गेहूँ। अब देखो गेहूँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये भारत की, ये देखो उपोष्ण कटिबंधीय उपज है, और मेरे हिसाब में गेहूँ भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी है। प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूँ और चावल ही है, तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों में गेहूँ प्रमुखता से आता है। अब इसमें भी आपको वही चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो मैं फिर बता दूं आपको, एक तो उपज की दशाएं, और ये आप अपनी बुक में से देख लो उपज की दशाएं, मैं इसको रिपीट नहीं करके टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा आपको। उपज की दशाएं जिसमें तापमान आप लोग देख लें, वर्षा आप लोग देख लें, मिट्टी आप लोग देख लें, धरातल देख लें, और श्रम देख लें। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और फिर उत्पादक के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र, और इसकी कुछ प्रमुख किस्म, ये हर चीज़ में आप लोग याद कर लोगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए बन जाएगा।
इसके बाद आप लोग बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। एक चीज़ जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है इसके बाद, वो है गन्ना। तो जो फसल इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही आप लोग पढ़ के जाएं। गन्ना को भी, अब गन्ना में भी आप लोग वही भौगोलिक दशाएं और उसके बाद उपज की दशाओं के बाद उत्पादन के क्षेत्र और ये पढ़ लें तो गन्ना भी आपका पूरा हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग जो है मेरे हिसाब में यदि एक चीज़ और पढ़ना चाहें तो आप लोग कपास को पढ़ सकते हैं। कपास और चाय, कपास और चाय, और इनको थोड़ा थोड़ा देख लें। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता इस वाले सेक्शन से तो मेरे हिसाब में नहीं है। कहवा शायद नहीं आएगा, कॉफ़ी भी मेरे हिसाब में नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर के जो प्रकार है ना, एग्रीकल्चर रीजन्स, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। एग्रीकल्चर रीजन्स यानी कृषि के प्रदेश। अब ये जो कृषि के प्रदेश है, ये विभिन्न विभिन्न जो एक प्रकार से लोग हुए हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसको देखना थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी मुश्किल पड़ेगा, और मेरी तो सलाह ये रहेगी कि इस टॉपिक को आप लोग मेरे हिसाब में छोड़ दें, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और शायद आज के लिए इम्पोर्टेंट तो है, हो सकता है पूछ ले, लेकिन आप इसको स्किप कर दें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को यू कैन स्किप। और अगले वीडियो में मैं खनिज और ऊर्जा संसाधनों के ऊपर एक में ही डिस्कस कर लूँगा, तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।